नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रिंसिपल्स हम कोऑर्डिनेशन के जैसे करे थे, प्लानिंग के भी किए थे, है ना। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग के करेंगे कि क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग करते टाइम हमें चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए। देखो पहला क्या है, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बहुत मतलब बेसिक से हैं, ठीक है। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कि जो भी आप ऑर्गेनाइजिंग के टाइम एक्टिविटीज़ करोगे सब यूनाइटेड उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली वही ऑब्जेक्टिव आपको पूरा करना है एंड दैट इज़ योर गोल, राइट। सो उसको ध्यान में रख कर आप सारी एक्टिविटीज़ करोगे। ऑब्जेक्टिव्स जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स कैन बी ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और इवन रिलेटेड टू द सोसाइटी, बट ऑब्जेक्टिव्स को ही ध्यान में रखते हुए करोगे। देन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की जैसे मैंने बताया था आपको, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो ये कब होता है, जब आप सारा जो भी आपके फंक्शंस हैं उनको डिवाइड कर दोगे। बेसिकली जो भी काम है इट शुड बी डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज़। जो उस जॉब के लिए सूटेड इंसान है उससे वो जॉब आप करवाओगे, राइट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो आपने जॉब्स क्रिएट किए हैं, वो जॉब्स जो क्रिएट हुई हैं तो पोजीशन क्रिएट हुई, उस पोजीशन में किसको रखना है विल डिपेंड ऑन दिस थिंग कि आपने किसको वो काम देना है। और किसको वो काम देना है विल डिपेंड ऑन कि कौन उस काम में ज़्यादा सक्षम है ना, अच्छे से वो कर पाएगा। सो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन तभी आएगी कि जब आप जिसको काम दे रहे हो वो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, एंड दिस इज व्हेन डिवीजन ऑफ वर्क इज डन। स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली कि एक रीजनेबल स्पैन ऑफ वो मैनेजमेंट बताया था ना मैंने, कि आप एक मैनेजर अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज़ को रख सकता है जिनको वो मैनेज कर सकता है, बेसिकली कितने सबॉर्डिनेट्स को एक सुपीरियर अपने अंडर रख सकता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही को रखे, क्योंकि एक से ज़्यादा रख सकता है, वो डिपेंड करता है वैसे नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से। बट इट शुड नॉट बी लाइक बहुत वास्ट नंबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर किसी पे भी ध्यान नहीं दे पाएगा वो, है ना। तो एक लिमिटेड नंबर हो, रीजनेबल, जो भी फेयर हो उतना होना चाहिए। देन स्केलर प्रिंसिपल, ये तो वही है कि क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए। समझ रहे हो कि जैसे स्केलर वो किया था ना हमने ये वाला, कि नीचे से ऊपर जो अथॉरिटी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्लियर चेन ऑफ कम्युनिकेशन बन जाती है यहाँ पे कि ये वाला बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, ये वाला इसको रिपोर्ट करेगा, है ना। एंड एक क्लियर चेन ऑफ कम्युनिकेशन बन जाती है कि मान लो इस वाले इंसान को इससे कांटेक्ट करना है तो पहले वो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे पहुँचेगा, राइट। इमरजेंसी केस में वो गैंग प्लैंक जैसे हमने किया था। सो इस चीज़ में ये होता है कि एक क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ आपको किसको रिपोर्ट करना है, तो कम्युनिकेशन इज़ मोर क्लियर। तो ये स्केलर प्रिंसिपल था आपका। देन यू हैव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये कि कोई भी इंसान सारे काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए डेलीगेशन कुछ हद तक ज़रूरी होता है ना। कि आप डेलीगेट कर लो अपना काम, अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को वो काम आप बांट देते हो, आपका जो काम है। इस तरीके से उनका भी बेनिफिट है और आप भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दे पाओगे, है ना। तो डेलीगेशन जो टॉपिक हम डिटेल में करेंगे तब बताऊंगा मैं। बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ये मतलब है कि जो आपके पास काम की अथॉरिटी है वो भी आप उसको दोगे अथॉरिटी, है ना। मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी, अथॉरिटी भी देनी है। फंक्शनल डेफिनेशन कि बेसिकली डिफाइन करना है। डेफिनेशन यहाँ पे मतलब कि डिफाइन करना है, क्लियर, डिफाइन क्लियरली किस चीज़ को फंक्शनल है ना, यानी कि जो भी फंक्शंस आपने करने हैं उसका क्या काम है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने बोला था ना कि जॉब पोजीशंस क्रिएट करनी है और जॉब का क्या काम है वो क्लैरिफाई करना है कि एक्चुअल में व्हाट इज़ योर जॉब एंड वो काम किसका होने वाला है। मतलब ऐसे ना हो ना कि दो बंदे सेम ही काम कर रहे हैं या एक काम किसी को भी नहीं मिला, ऐसा ना हो। यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट या ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ओवरलैपिंग ना हो काम की, इसलिए हम डिफाइन करते हैं प्रॉपरली फंक्शंस को। देन यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये तो मैं उसमें ही बता चुका हूँ, है ना। कि यूनिटी ऑफ कमांड कि एक मैनेजर एक सबॉर्डिनेट से ही वो क्या बोल रहा हूँ, एक सबॉर्डिनेट एक मैनेजर से ही अपने ऑर्डर्स लेगा, दो से नहीं लेगा। मतलब बॉस एक ही होना चाहिए एक बंदे का। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि एक वन प्लान कि एक ही प्लान, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए एक ही बंदा आपको लीड कर रहा है और वो आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में सब जा रहे हैं। कमांड का डायरेक्शन इज वन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि भाई जो आप ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हो वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो चेंजेस को अडेप्ट कर पाए। समझ रहे हो, चेंजेस अडेप्ट करने का मतलब एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया या और कहीं जैसे कुछ चेंज आता है तो ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस लाने होते हैं। तो वो मॉडिफिकेशंस तभी आ पाएंगे जब आपका स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लेक्सिबल है। अगर रिजिड होगा तो फिर चेंज आ भी जाएगा तो आपको भाई चेंज कर नहीं पाओगे आप स्ट्रक्चर, तो फिर नुकसान ही है ना आपका। तो फ्लेक्सिबल रखना चाहिए थोड़ा। देन सिंप्लिसिटी, ताकि समझ पाए भाई, थोड़ा सिंपल रखो ताकि सारे एम्प्लॉयज़ और सब लोग आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में सब उसको समझ पाएँ क्लियरिटी से कि हाँ दिस इज़ द स्ट्रक्चर। सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को ही समझ आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
फिर कॉरेस्पॉन्डेंस या पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये समझो देखो ज़रूरी होता है कि जब भी आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो तो दोनों में एक बैलेंस स्ट्राइक होना चाहिए। बैलेंस समझ रहे हो कि कई बार मान लो अथॉरिटी आपने बहुत ज़्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, मतलब काम छोटा मोटा है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे रखी है आपने, तो डेफिनेटली क्या होगा वहाँ पे मिस यूज़ होगा, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, जब आपने अथॉरिटी ज़्यादा दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अगर अथॉरिटी कम दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सो ऑब्वियसली अगर भाई काम ही इतना ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन काम को करने के लिए अथॉरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बंदा इनइफेक्टिव रहेगा ना, काम कर ही नहीं पाएगा। जब अथॉरिटी ही नहीं है जब तक उसके पास, तो कैसे वो काम कंप्लीट कर पाएगा, राइट। सो ज़रूरी है कि दोनों के बीच में एक बैलेंस हो, है ना, कि अथॉरिटी शुड कमेंसरेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमेंसरेट वर्ड यूज़ करते हैं, लिख देता हूँ मैं, कमेंसुरेट, दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड। तो इसका ये मतलब यही है कि बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, जितनी अथॉरिटी दी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उतनी अथॉरिटी भी दो, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल या सुपरविजन या अथॉरिटी, कुछ भी। देखो मैंने अभी आपको बताया जो एक मैनेजर है अपने अंडर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही मैनेज कर सकता है, जैसे दे पाएगा लिमिटेड नंबर ऑफ होगा पीपल, तो एटलीस्ट सब पे ध्यान दे पाएगा वो अच्छे से और उनका भी फायदा होगा। सब पे ध्यान नहीं दे पाएगा तो वो एक अच्छा मैनेजर ही नहीं कहला पाएगा। सो नंबर ऑफ पीपल अंडर अ मैनेजर दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय हिम और हर देम। बेसिकली एक मैनेजर के अंडर कितने लोग बेसिकली वो मैनेज कर सकता है इफेक्टिवली, मतलब अच्छे से। दिस इज बिकॉज नो पर्सन कैन सुपरवाइज अनलिमिटेड पीपल। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन होती है ऑब्वियसली, टाइम, नॉलेज, कैपेसिटी, है ना। एक बंदा के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने लोगों को अपने अंडर रख सकेगा, राइट। सो दिस नंबर्स डिफर फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर, नो आइडियल। अब ये तो ऑब्वियसली बात है कि कोई आइडियल नंबर ये नहीं है ना कि हाँ मैं बोल दूँ 20। हो सकता है कोई मैनेजर की कैपेबिलिटी है कि वो 50 भी मैनेज कर लेते हैं अच्छे से, और हो सकता है कोई मैनेजर की कैपेबिलिटी 10 के हिसाब से, या हो सकता है कोई नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि वो उसमें 2 ही रख सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं मैनेज कर पाएगा। और कई बार नेचर ऑफ वर्क ऐसा भी है कि 100 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब डिपेंड करता है हर चीज़, राइट। सो अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, अब ये नंबर मैंने बोला ना डिपेंड करता है, तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो आएंगे ये आपके फैक्टर्स। क्या है फैक्टर्स? पहली चीज़ तो कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर, कि भाई मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा लोग रख सकता हूँ, किसी की नहीं होती इतनी कैपेसिटी कि वो इतने ज़्यादा लोग अपने अंडर रख पाए, तो वो कम रखेगा। एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, अब मान लो सबॉर्डिनेट जो है बहुत ही नालायक से हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो एक मैनेजर फिर अपने अंडर कम रख पाएगा अगर नालायक से लोग हैं, मतलब नॉट सेइंग इन एन ऑफेंसिव वे, जस्ट टू से इट, समझाने के लिए कि अगर वो एबल नहीं है उतने समझ नहीं पा रहे हैं ज़्यादा अच्छे से, तो एबिलिटी उनकी अगर कम है तो कम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, बिकॉज़ उनको ज़्यादा टाइम देना है फिर अभी, है ना। अगर बहुत ही सब बहुत धुरंधर खिलाड़ी हैं, सब एक नंबर, एक से बढ़कर एक, मतलब सब जानते हैं, सबको सब आता है, बस थोड़ा बहुत देखना ही है उन्हें, कुछ ज़्यादा काम हमें सिखाना नहीं है, तो फिर ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर तो टाइम ही नहीं लगेगा ना। चाहे 100 हैं, अगर सब एबल हैं, इतने बहुत स्पेशलिस्ट हैं, तो फिर कम टाइम लगेगा, तो फिर ज़्यादा लोग भी रख सकते हैं अपने अंडर। नेचर ऑफ वर्क, जैसे मैंने बोला कि कोई नेचर ऑफ वर्क मान लो ऐसा है कि अब काम ही ऐसा है कि 2 से ज़्यादा वो बंदे रख ही नहीं सकता, उसका काम हेक्टिक है, तो वो कम रखेगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिसेंट्रलाइजेशन बाद में आएगा टॉपिक प्रॉपर, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे टॉप मैनेजमेंट है वो कुछ एक डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है कि मेरे को कितनी जो है अथॉरिटी अपने पास रखनी है और कितनी जो है लेवल्स तक पहुंचानी है, कि जहाँ पे मान लो कोई डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन लेने क्या हर बार सेंट्रल पॉइंट या मेरे पास टॉप मैनेजमेंट के पास आएंगे, या खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। तो उस चीज़ का डिसीजन मेरे को पहले से लेना पड़ता है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कितना सेंट्रलाइज्ड रखना चाहता हूँ और कितना डिसेंट्रलाइज्ड रखना चाहता हूँ। तो डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ही भी डिसाइड करेगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि मान लो सब अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट ने अपने पास सेंट्रलाइज्ड रख रखी है, तो फिर उनके पास तो काम ही नहीं है, तो काम नहीं है तो वो फिर ज़्यादा लोग रख सकते हैं ना अपना, क्योंकि उनके पास वैसे ही कम काम है। फिर लोकेशन ऑफ ऑपरेशन, की मान लो कोई ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे बहुत दूर है वो मैनेजमेंट, जो मैनेजर है और जो सबॉर्डिनेट जो काम कर रहे हैं काफ़ी दूर हैं, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वहाँ पे क्योंकि कम रहेगा, क्योंकि देखो अब ज़्यादा दूर है तो वैसे ही कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट है, तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। तो लोकेशन कहाँ है ऑपरेशन का, सब लोग कहाँ एक्चुअल में लोकेटेड है, वो भी डिपेंड करेगा। फिर कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन मान लो बहुत स्ट्रांग है, जो 10 लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, तो वो 10 लोग को संभाल लेगा, है ना, अगर कम्युनिकेशन अच्छा है ऑलरेडी। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की किस लेवल पे है, यूजुअली क्या होगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कम लोग वो रख सकते हैं अपने, क्योंकि उनके पास और भी बहुत काम है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ज़्यादा लोगों स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है उनका। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये डिसाइड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की शेप को भी। कैसे? देखो मान लो ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजर है, उसके अंडर सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे भी 2 ही लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसके नीचे भी 2 ही लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे-ऐसे जब ये बनता जाएगा ना, क्योंकि ज़्यादा लोग ऐसे तो आ नहीं सकते ना, ऐसे ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, तो ऐसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं,
तो यहाँ पे ये ऐसे सा बन गया जिसको बोलेंगे आप वर्टिकल स्ट्रक्चर, है ना। मान लो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक बंदे ने ही अपने अंदर मतलब अपने नीचे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे बहुत सारे रख रखे हैं। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अगर ज़्यादा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा स्ट्रक्चर, है ना। और जो वर्टिकल है इसको आप टॉल स्ट्रक्चर बोल लोगे, और जो ये हॉरिजॉन्टल है इसको आप वाइड स्ट्रक्चर बोल लोगे, है ना। तो जो शेप होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो आप ध्यान से देखो, ये टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये वाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे। तो देखो यहाँ क्या लिखे, टू नैरो स्पैन लीड्स टू, अगर नैरो स्पैन है मतलब कि कैसा स्पैन, यहाँ पे आओ, नैरो स्पैन कौन सा हुआ, जो पहले वाला केस है ना, ये नैरो स्पैन है। अगर बहुत ही नैरो स्पैन है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजर्स होगा और ओवर कंट्रोलिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स होगा, क्योंकि भाई एक के अंडर दो ही लोग काम कर रहे हैं, तो दो पे पूरा ध्यान होगा, है ना, दो पे बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा, तो ओवर कंट्रोलिंग हो जाएगा सबऑर्डिनेट्स का। और मैनेजर का अंडर यूटिलाइजेशन, क्योंकि मैनेजर मान लो कोई है इंसान जिसको अब बस दो ही लोग संभालने हैं, तो उसके पास कम काम है। एक मैनेजर है उसको 50 लोग अपने नीचे संभालने हैं, तो उसके पास ज़्यादा काम है। तो अगर दो ही लोग हैं नैरो स्ट्रक्चर में, दो ही लोग अंडर है उसके, तो अंडर यूटिलाइजेशन हुआ ना मैनेजर का, कि वो पूरा यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा उस मैनेजर का, सिर्फ दो ही लोग रख रखे हैं उसने अपने अंडर, होगा ना ये। वही बात है, मान लो जैसे कोई टीचर है, उसने 10 क्लासेस पढ़ाता है वो स्कूल में, तो उसके पास ज़्यादा, उसका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है उस टीचर का। एक टीचर है उसके पास बस दो ही क्लास है, तो उस टीचर का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। समझ रहे हो? फिर समझ रहे हो ना? नो आई डोंट लाइक इट। एनीवेज अपने पे चढ़ जाएंगे। ओके, टू वाइड स्पैन लीड्स टू ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर बाय उल्टा, कि अगर वाइड है तो अंडर यूटिलाइजेशन की जगह ओवर यूटिलाइजेशन, और ओवर कंट्रोलिंग की जगह लैक ऑफ कंट्रोल। और ये शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है शेप को इफेक्ट करता है। नैरो स्पैन लीड्स टू टॉल एंड वाइड स्पैन लीड्स टू फ्लैट। वाइड वाला जो मैंने भी बताया ना, पीछे आ जा, अरे ये क्या हुआ, पीछे ये, हाँ, वाइड स्पैन जो है ये नैरो था, और वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, ये फ्लैट है ना ऐसे। ओके, अब आ जाओ, इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लो कि भैया नैरो स्पैन होगा तो जैसे मैंने बताया क्या फ़ायदे नुकसान क्या होंगे वो भी थोड़े बहुत जान लेते हैं ना। ओके, तो देखो एडवांटेजेस क्या होगा अगर नैरो स्पैन है। नैरो स्पैन समझ रहे हो, एक बंदा के अंदर बस, अंदर की बोलूँ मैं, एक बंदे के नीचे, नीचे भी सो, ओके, बंदे के अंडर दो लोग काम कर रहे हैं, सो यहाँ पे भी बस दो ही लोग काम कर रहे हैं, दिस इज नैरो स्पैन। तो अब नैरो स्पैन में कंट्रोल जैसे मैंने बोला ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ दो ही लोग संभाल रहे हैं। मोर चांसेस ऑफ प्रमोशन, क्यों? क्योंकि बहुत वर्टिकल हो गया ना, तो हर एक बंदा प्रमोशन पे जा सकता है। अगर है ही सिर्फ मान लो एक ही के अंदर सारे हैं, तो प्रमोशन पे कोई ये सीधा सीईओ थोड़ी बन जाएगा कि हाँ सीधा प्रमोशन हो गया। चांसेस ऑफ प्रमोशन तो यहीं पे ज़्यादा होंगे ना, कि सीधा एक से ऊपर एक से ऊपर एक से ऊपर एक को जा सकते हैं। तो नैरो वाले में मोर चांसेस ऑफ प्रमोशन। ग्रेटर स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अगेन सारे काम ऐसे ऐसे बांट रखे हैं, तो स्पेशलाइजेशन ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल है, ज़्यादा अच्छे से वो संभाल भी पा रहे हैं चीज़ों को। क्लोजर सुपरविजन, क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा कंट्रोल है मैनेजर का, दो ही लोग संभल रहे हैं ना उसे एक मैनेजर से, तो ज़्यादा। डिसएडवांटेज क्या होगा ये नैरो स्पैन का ही, अब एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कम है, क्योंकि सारे जो इतना ज़्यादा कंट्रोल है वो तो उसने अपने हाथ में रख रखा है, मैनेजर्स ने अपने हाथ में, तो एम्प्लॉय को ज़्यादा पावर नहीं मिल रखी। हायर कॉस्ट, ऑब्वियसली इतना मैनेजर कंट्रोल है, इतने ज़्यादा वो बाइफिकेशन हो रखे हैं, तो कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ज़्यादा मैनेजर्स चाहिए। अब जब एक मैनेजर अपने अंदर, वही है ना, मान लो क्लास में, जैसे मैंने टीचर का एग्जांपल दिया, तो मान लो एक टीचर दो क्लासेस ले रहे हैं, ज़्यादा क्लासेस ले ही नहीं रहे टीचर, तो ज़्यादा टीचर्स लगेंगे, तो ज़्यादा टीचर लगेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। डिलेड डिसीजन मेकिंग, अब इतना मान लो नीचे से यहाँ कोई डिसीजन लेना है, तो पहले यहाँ से डिसीजन मान लो ऊपर से आ रहा है, तो इतने सारे लेवल्स पे जाना पड़ेगा, फिर नीचे से मान लो डिसीजन आ रहा है बहुत ऊपर लेवल्स पे जाना पड़ेगा, तो डिसीजन में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा वाइड वाले में, कि बस यहाँ सीधा इस लेवल पे डिसीजन बना, ऊपर पहुँचा दिया, ऊपर डिसीजन बना, इधर सब लेवल पे पहुँचा दिया। समझ रहे हो? लेस रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन, वही डिलेड है सब डिसीजन मेकिंग, तो रिस्पॉन्सिव कम है ना, यहाँ पे फटाफट रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पे डिलेड रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो वाइड स्पैन अब क्या होगा, उल्टा कर दो, जैसे यहाँ पे हायर कॉस्ट, इसका कॉस्ट रिडक्शन, फास्टर डिसीजन मेकिंग, जैसे यहाँ डिलेड था तो यहाँ फास्टर हो गया। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कम था तो यहाँ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट ज़्यादा हो गया। यहाँ लेस रिस्पॉन्सिव था, ये मोर रिस्पॉन्सिव। ठीक है, और मोर मैनेजरियल कंट्रोल, लेस मैनेजरियल कंट्रोल। मोर चांसेस ऑफ प्रमोशन, लेस चांसेस ऑफ प्रमोशन। पे स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे तो कंट्रोल ही कम है, वीक है ना। क्लोजर सुपरविजन, यहाँ पे मैनेजर ओवर बर्डनड है, क्योंकि उसके अंडर बहुत सारे लोग हैं, तो बर्डन उस पर बढ़ जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये कॉमन, मतलब मैं ऐसे हर चीज़ में कॉमन सेंस बोलता हूँ, बट हाँ यार, इट इज़ कॉमन सेंस, इट्स नॉट लाइक बहुत कुछ टफ चीज़ नहीं है। लॉजिक लगाना है कि हाँ इतना ऐसा होता है, इसका क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है।